हेलो बच्चों, अविद्युतीय क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर 3 विद्युत धारा का पार्ट नंबर 2। आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं 2023 सेट नंबर 5 से लेकर सेट नंबर 7 तक के आंकिक प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, चित्र में प्रदर्शित तार AB का प्रतिरोध 12,000 ओम है तथा उसके बीच 220 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 6000 ओम है। तार पर बिंदु C बिंदु A से उसकी 1/4 दूरी पर है। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा? तो ये प्रश्न 2023 के सेट नंबर 5 में आया है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक, तो देखो हमें क्या दिया है। हमें एक तार AB दिया है और इस तार AB का प्रतिरोध कितना है? 12,000 ओम है। ठीक, तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना तार AB की लंबाई x मान लिया हमने, ठीक है, तथा AB का प्रतिरोध बोलो कितना दिया है? तो AB का प्रतिरोध हमें दिया है 12,000 ओम। ठीक है, तार AB का, हमने तार की लंबाई AB को x मान लिया है। अब आप बताओ, ये जो बिंदु C है, ये बिंदु C के बारे में क्या कहा गया है? तो बिंदु C के बारे में कहा गया है बिंदु C बिंदु A से उसकी 1/4 दूरी पर है। मतलब अगर तार AB x है तो AC कितना होगा? x/4 होगा। कुछ बात समझ में आ रही है? तार AB जितना है उसका 1/4 है AC। तो आप ये कह सकते हो कि AC की लंबाई कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x/4। अब सभी को पता है कि प्रतिरोध किसके अनुक्रमानुपाती होता है? लंबाई के। आप लोगों ने ये फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा। हम जानते हैं R प्रोपोर्शनल टू L। तो देखो, जब लंबाई x थी तो प्रतिरोध कितना था? 12,000 ओम था। तो जब लंबाई x/4 होगी तो प्रतिरोध कितना होगा? सोचो भाई, अगर लंबाई चौथाई हो रही है तो प्रतिरोध भी चौथाई ही होगा। क्यों? क्योंकि लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है प्रतिरोध। तो इसका मतलब x के लिए अगर 12,000 है तो x/4 के लिए क्या होगा? 4×3 12 यानी 3,000 होगा। बोलो, बात समझ में आई? तो यहां हम आप लिख सकते हैं कि AC का प्रतिरोध, अच्छा वीडियो में दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, यहां हम लिखेंगे तार AC का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 12,000/4। तो ये हो जाएगा 4×3 12 3,000 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये फिगर कुछ ऐसा हो जाएगा। अभी वोल्ट मीटर का प्रतिरोध हमारे पास 6,000 ओम है, तो इसका प्रतिरोध है 6,000 ओम। और A से C का प्रतिरोध कितना हो गया? 3,000 ओम हो गया है। ठीक, अच्छा, और यहां से C से B का प्रतिरोध क्या होगा? बोलो, यहां से C से B का प्रतिरोध क्या होगा? तो अगर पूरा प्रतिरोध 12,000 ओम है और यहां से ये 3,000 है, तो इसका मतलब यहां से यहां कितना होगा? 9,000 ओम होगा। ठीक, अब हमें क्या करना है? सबसे पहले हम पूरे तार का तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते। तो आपको ध्यान से दिखाई दे रहा होगा कि 6,000 और 3,000 कैसे हैं? समांतर क्रम में है कि नहीं? 6,000 3,000 समांतर क्रम में। तो आप यही बात यहां लिखेंगे, 6,000 ओम व 3,000 ओम समांतर क्रम में हैं। तो इनका तुल्य कैसे निकालोगे? 1/, करके, समांतर का तुल्य 1/, करके निकालते थे। इनका तुल्य 1/r डैश इक्वल टू हो जाएगा 1/6000 प्लस 1/3000। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 6000 होगा। फिर यहां से 1 आएगा और यहां से 2 आएगा। तो 1/r डैश किसके इक्वल आएगा?
2 + 1 यानी 3/6000, ये कैंसिल होके 1/2000 हो जाएगा। यानी यहां से R डैश किसके इक्वल आ गया? 2000। ठीक है, फिर ये जो R डैश आया है और ये जो 9000 ओम है, ये तो श्रेणी क्रम में हो जाएगा भाई। इनकी जगह हम क्या मान सकते हैं? इन 6000 ओम और 3000 ओम की जगह हम मान सकते हैं कि इनका तुल्य प्रतिरोध कितना है? 2000 ओम। अगर ये 2000 ओम है तो इसके साथ 9000 ओम क्या होगा? श्रेणी क्रम में होगा। तो आप यही बात यहां लिख सकते हैं, R डैश व 9000 ओम श्रेणी क्रम में है। ठीक है, अतः पूरे तार का तुल्य प्रतिरोध, ठीक, हम इसको RAB बोल सकते हैं, या RAB, चलो AB का तो अलग से दिया था, हम R इक्विवेलेंट बोल देते हैं। क्या होगा? श्रेणी क्रम में है तो जुड़ जाएंगे, यानी 2000 + 9000, आंसर इज 11000 ओम। अब आपको वोल्टेज दिया है पूरा 220 वोल्ट। क्या करना है? यहां से करंट निकाल सकते हैं हम। तो I बराबर क्या होता है? V/R। V कितना है? 220 है। R हमने कितना सॉल्व किया? 11000 सॉल्व किया। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 22 पंचे 110 होता है, 22 एकम और ये पंचे, तो I बराबर क्या आ जाएगा? 1/5। अच्छा 11000 है यहाँ, तो यहाँ 11000 होगा, तो यहाँ 50 आएगा। ठीक है, सॉल्व करके आप देख लेंगे। I = 1/50 एम्पियर आ गया। अब आपको क्या करें? वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, तो A से C का जो भी वोल्टेज होगा, A से C का जो भी वोल्टेज होगा वही तो मेजर करेगा वोल्ट मीटर। क्यों? अब A से C का वोल्टेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? VAC = होगा I × RAC। समझ गए? V बराबर IR होता है, तो VAC = I × RAC। तो यहां से क्या हो जाएगा? I की जगह हो जाएगा 1/50। RAC का मान हमें पता है कितना है भाई? 6 और 3, 6000 3000 का तुल्य हमने निकाल लिया था। तो आप देखो ये रहा, AC की लंबाई x/4 है, तो AC का प्रतिरोध कितना आया है? 3000 आया है। नहीं, तुल्य प्रतिरोध, एक मिनट, ये तो AC का है ना, केवल तार का। 6000 और 3000 का तुल्य प्रतिरोध यहां आया। देखो 6000 व 3000 समांतर क्रम में है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध आया था 2000 ओम। तो यहां किससे गुणा हो जाएगा? 2000 से। कुछ बात समझ में आ रही है? यहां इसका तुल्य प्रतिरोध, भाई वोल्ट मीटर भी तो लगा, तो उसका भी प्रतिरोध यहां काउंट होगा। तो 6000 3000 का तुल्य प्रतिरोध क्या आएगा? 2000। इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0 गुणा हो जाएगा, 5 चौके 20, 5 और 0 बढ़ जाएगा। कुल मिला के वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कितना आया? 40 वोल्ट। अतः वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कितना आया? 40 वोल्ट आया। ठीक, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और इनके प्रिंसिपल को समझिए, इनके सिद्धांत को समझिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया? हमने पूरे तार प्रवाहित धारा का मान निकाला, वो भी कैसे? पूरे तार का तुल्य प्रतिरोध निकाल के। 6000 3000 समांतर में थे, तो इनका हम तुल्य निकाला, वो 2000 आया। 2000 9000 के साथ श्रेणी में था, तो उसका तुल्य 11000 आया। फिर हमने करंट निकाला, फिर हमने कहा कि यहां से यहां का तुल्य प्रतिरोध क्या है, तो 6000 3000 का तुल्य 2 आया था। फिर हमने करंट से उसमें मल्टीप्लाई कर दिया और हमें आंसर मिल गया। तो सभी लोग इसको नोट कर लें और ऐसे क्वेश्चंस की जरूर प्रैक्टिस करें। ठीक है, नोट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो व्हीटस्टोन सेतु की 4 भुजाओं का प्रतिरोध निम्नलिखित है। AB = 100 ओम, BC = 10 ओम,
सी डी बराबर 5 ओम, डी ए बराबर 60 ओम। धारा मापी का प्रतिरोध जी बराबर दिया है 15 ओम और विद्युत धारा आई जी का मान आपसे पूछा है। इसका चित्र कुछ इस प्रकार से है, एक व्हीटस्टोन सेतु है। ठीक, 10 वोल्ट की बैटरी से यहां जुड़ा हुआ है। यहां पर ये ए है, ए बी सी डी। ए से बी का प्रतिरोध आपको दिया है 100 ओम, बी से सी का दिया है 10 ओम, सी से डी दिया है 5 ओम और डी से ए दिया है 60 ओम। इस IG का प्रतिरोध है 15 ओम और इसमें से प्रवाहित धारा आपसे पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जब भी आपको व्हीटस्टोन सेतु दिखे तो आपको क्या करना चाहिए? आपको पहले व्हीटस्टोन सेतु संतुलन होने की शर्त आप अप्लाई करिए। क्या होती है बताओ? व्हीटस्टोन सेतु के संतुलित होने की शर्त होती है P बटा Q बराबर R बटा S। याद है? P बटा Q बराबर R बटा S। तो आप देखो यहां P बटा Q यानी 100 बटा 10 कितना आया? 10 आया। और फिर R बटा S 60 बटा 5 12 आया। क्या दोनों बराबर हुए? नहीं। 10 दहम्मा 100, 12 पंचे 60। तो दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब व्हीटस्टोन सेतु संतुलित नहीं है। अगर ये व्हीटस्टोन सेतु संतुलित होता तो इस IG में कोई मतलब यहां जो करंट चल रहा है IG करंट, इसमें कोई धारा प्रवाहित ना होती, परंतु ऐसा तो है नहीं। ये व्हीटस्टोन सेतु संतुलित नहीं है, इसका मतलब उसमें से करंट जाएगा। तो सबसे पहले अब हम यहां पर धारा का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, धारा वितरण करेंगे। कैसे? आओ देखते हैं। मान लेते हैं ये 10 वोल्ट की बैटरी हमें I करंट सप्लाई करती है। ये I करंट जैसे ही पॉइंट A पर पहुंचेगा ये अपने दो भागों में ब्रेक हो जाएगा। तो यहां से मान लेते हैं इसमें जो है चलने वाली करंट कितनी है? I1 है। तो आप बताओ यहां से I करंट आ रही थी, उसमें से I1 करंट यहां चली गई, तो बची हुई शेष धारा यहीं से तो जाएगी। शेष धारा कैसे निकालोगे? I माइनस I1। तो इसमें से प्रवाहित धारा हो जाएगी I माइनस I1। अच्छा, फिर मान लेते हैं यहां I करंट पहुंचा और यहां जो करंट आ रहा है इस धारा मापी में, उसको हमने मान लिया है IG। तो आप बताओ यहां I1 करंट पहुंचा, उसमें से IG यहां चला गया, शेष करंट इसमें से जाएगा। शेष करंट क्या होगा? I1 माइनस IG। ठीक है, धारा वितरण हो रहा है। फिर आप देखो इस D पॉइंट पर दो धाराएं मिल रही हैं, एक तो I माइनस I1 मिल रही, दूसरी IG मिल रही, दोनों जुड़ जाएंगी। जुड़ करके 5 ओम में कितनी धारा जाएगी? I माइनस I1 प्लस IG, ये धारा इस 5 ओम में जाएगी। और इस C पॉइंट पर ये दोनों धाराएं मिलेंगी। तो आप देखो I1 माइनस IG प्लस I माइनस I1 प्लस IG। तो देखो माइनस IG प्लस IG कैंसिल हो जाएगा, ये I1 ये माइनस I1 कैंसिल, केवल I करंट यहां बचेगा। तो फिर से यहां I करंट लौट आया। तो इसको कहते हैं धारा का वितरण व्हीटस्टोन सेतु के लिए। ठीक है, समझ में आया? एक बार मैं वापस से बता रहा हूं, फिर से ध्यान लगा के देख लो। हमने कहा कि बैटरी से मान लो I करंट गया, बिंदु A पर पहुंचा। अब इसके सामने दो रास्ते हैं, तो मान लेते हैं कि AB में करंट गया I1, तो AD में करंट कितना जाएगा? शेष करंट। भाई I वहां पहुंचा, I1 ऊपर चला गया, तो यहां कितना बचा? I माइनस I1। फिर यहां हमने कहा कि I1 B पर पहुंचा, B के पास भी तो दो रास्ते हैं, तो हमने कहा चलो मान लो इस धारा मापी में IG धारा गई, तो शेष धारा इसमें से जाएगी। शेष धारा कैसे निकालोगे? I1 में से IG माइनस करके, माइनस कर दिया। यहां पर D पॉइंट पर I माइनस I1 मिल रही है और इस D पॉइंट पर IG भी मिल रही है, मतलब इस तार से। तो दोनों धाराएं मिलेंगी तो जुड़ करके यहां जाएंगी। जुड़ करके कितना हो जाएगा? I माइनस I1 प्लस IG।
और ये धारा यहां मिले तो ये दोनों जुड़ेंगे जब, तो माइनस आई जी प्लस आई जी कैंसिल हो जाएगा, I1 माइनस I1 कैंसिल होकर आई हो जाएगा, तो ये आई करंट यहां से होता वो फिर से बैटरी में प्रवेश कर जाता है। ठीक, अब यहां हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, तो आप कहेंगे सर यहां I1 है, I है और IG है। अगर 3 वेरिएबल है तो कितने समीकरण की आवश्यकता है, 3 समीकरण। और अगर 3 समीकरण चाहिए तो कितने लूप की आवश्यकता है, 3 लूप की। तो सबसे पहले हम तीनों लूप यहां दिखा देते हैं आपको। एक लूप बनेगा ABDA, दूसरा बनेगा BCDB, तीसरा बना सकते हो ADC और ये A, ठीक है ना। या नाम दे देते हैं ADC, इसको बोल देते हैं X, इसको बोल देते हैं Y, तो ADCXYA। तो ये 3 लूप बनाएंगे और 3 समीकरण बनेगा, तीनों समीकरण को सॉल्व करेंगे और हमें IG की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये प्रश्न 2023 के सेट नंबर 5 में पूछा हुआ है और सेम ऐसा क्वेश्चन NCERT टेक्स्ट बुक में भी है, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से समझिएगा। ऐसे सर्किट वाले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आ सकता है। तो आओ देखो इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे हम, सबसे पहले लूप चुनते हैं ABDA, तो यहां मैं लिखता हूं लूप ABDA में। अब जिस तरह से मैंने लूप चुना उसी हिसाब से चलेंगे भी। तो जब हम A से B जा रहे हैं तो हम धारा की दिशा में हैं, और मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं, धारा की दिशा में चलने पर माइनस लेते हैं, विपरीत चलने पर प्लस लेते हैं। बैटरी के प्लस से माइनस गए तो माइनस लेंगे, और अगर बैटरी के माइनस से प्लस गए तो प्लस लेंगे। आओ यहां समझते हैं। A से B जाने पर धारा की दिशा हो गई यानी माइनस होगा, तो यहां हो जाएगा -100 इंटू करंट कितना है, I1 है। फिर आप जब B से D आ रहे हो तब भी धारा की दिशा में ही चल रहे हो, तो यहां माइनस फिर से होगा, 15 इंटू IG होगा। फिर जब आप D से A जा रहे हो तो धारा के विपरीत हो गए, प्लस हो गए, कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 60 इंटू I माइनस I1, और जहां चले थे वहां पहुंच गए बराबर 0। क्या वीडियो में दिखाई दे रहा है? अच्छा ठीक है, यहां तक दिख गया आपको। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहां हो जाएगा -100 I1 माइनस 15 IG, यहां हो जाएगा देखो प्लस 60 इंटू I, 60I हो जाएगा। ठीक, यहां प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -60 I1 बराबर 0। क्या करेंगे, यहां हमें पहले I कितना है, प्लस 60I है, तो हमने 60I को पहले लिख लिया। फिर I1 वाला देखा तो यहां -100 I1 है और यहां -60, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -160 I1। उसके बाद देखो -15 IG यहां बचा, बराबर क्या बचा, 0। क्या ये कैंसिल हो सकता है? तो अगर आप नोटिस करें तो 15 से तो डिवाइड होगा नहीं, 5 से डिवाइड हो सकता है। तो अगर हम चाहें तो इसको 5 से डिवाइड कर दें, तो जब इसको 5 से डिवाइड करोगे दोनों तरफ, तो हो जाएगा 12 पंचे यानी 12I, माइनस ये हो जाएगा 32 I1, और ये हो जाएगा -3IG, और उसको डिवाइड करेंगे 0। इक्वेशन फर्स्ट। तो हमने लूप ABDA में एक समीकरण बना लिया। अब लूप कौन सा चुन लें, लूप BCDB, BCDB में हाँ, तो लूप हो जाएगा BCDB में। अगर हम B से C जा रहे हैं तो धारा की दिशा में जा रहे हैं तो माइनस का साइन लगेगा, 10 आएगा, और यहां हो जाएगा I1 माइनस IG। फिर आप जब C से D जा रहे हो तो धारा के विपरीत हो चुके हो तो प्लस हो जाएगा, और हो जाएगा 5 इंटू I माइनस I1 प्लस IG। और फिर से जब आप D से B जा रहे हो तो धारा के विपरीत हो गए तो प्लस होगा 15 IG।
जहां से चले थे वहीं पहुंच गए बराबर 0। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे। -10i1 फिर माइनस माइनस प्लस 10ig प्लस 5i प्लस माइनस माइनस 5i1 फिर प्लस 5ig और यहां से हो जाएगा 15ig बराबर 0। सबसे पहले i का मान हमने वहां ऊपर लिखा था, तो पहले यहां पर भी i लिख लेते हैं। तो i केवल यही है, तो हम यहां 5i पहले लिख लेते हैं, फिर i1 लिखा था तो i1 लिख लेते हैं। यहां -10i1 -5i1, तो ये हो जाएगा -15i1। और फिर ig कहां कहां है, तो 10ig 5ig और 15, तो ये हो जाएगा 30ig इक्वल टू 0। इसमें भी हम दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 i हो जाएगा केवल ये ना, i -3i1 प्लस 6ig इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर हम यहां लूप, कौन सा लूप चुनेंगे, ADCXYA, ADCXYA, ठीक है। और फिर से जब हम A से D की ओर चलेंगे, तो धारा की दिशा में है तो माइनस आ जाएगा, माइनस कितना 60, और यहां हो जाएगा I माइनस I1। फिर जब आप D से C चलोगे तो फिर से देखो D से C, फिर से धारा की दिशा में, तो -5 हो जाएगा I माइनस I1 प्लस IG, I माइनस I1 प्लस IG। उसके बाद फिर जब हम C से X, कोई अवयव नहीं है, फिर X से Y चलेंगे तो माइनस से प्लस जा रहे हैं, देखो ध्यान से, बैटरी के हम माइनस से प्लस जा रहे थे, यहां +10 हो जाएगा। इसके बाद हम जब Y से A जा रहे थे, कोई अवयव नहीं है, और जहां से चले वहीं पहुंच गए तो बराबर 0। क्या ये दिखाई दे रहा है? हाँ, ठीक। तो इसको और आगे अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, -60i फिर माइनस माइनस +60i1, फिर ये हो जाएगा -5i फिर माइनस माइनस +5i1 फिर माइनस प्लस माइनस 5ig प्लस 10 इक्वल टू 0। सबसे पहले i लिखा है तो हम i ही लिखेंगे, -60 -5 -65i हो जाएगा। इसके बाद i1 यहां है, i1 यहां है, तो ये भी जुड़ेगा प्लस प्लस, यानी 65i1 हो जाएगा। और बचा क्या, IG कहां है, IG केवल -5ig है, और +10 इक्वल टू 0। अच्छा एक बात बताओ, अगर इस +10 को हम उधर भेज दें तो -10 लिख सकते हैं। फिर आप अगर नोटिस करो तो सब 5 से डिवाइड हो रहा है, दोनों तरफ 5 से अगर हम भाग करेंगे तो हो जाएगा -13i प्लस 13i1 -ig और बराबर -2। अगर हम दोनों तरफ माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो सकता है, तो इधर का माइनस हट जाएगा, ये हो जाएगा 13i -13i1 और प्लस हो जाएगा IG बराबर 2। मैंने माइनस दोनों तरफ कॉमन लेके काट दिया, तो ये माइनस से माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस और ये माइनस का प्लस, इक्वेशन 3। तो सबसे पहले आप क्या करो, वीडियो को पॉज कर लो और ये तीनों इक्वेशन नोट कर लो, क्योंकि अभी हमें इन तीनों इक्वेशन को अलग से सॉल्व करना है जो कि बोर्ड में नहीं आएगा। ठीक, तो मैं आपको कह रहा हूं कि इसको पॉज करो और तीनों इक्वेशन पहले नोट करो, फिर वीडियो को आगे बढ़ाओ। ठीक है, पॉज करो सब लोग। कर लिया पॉज?
ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, तीनों इक्वेशन को कहीं लिख लेता हूं, ठीक है, उसके बाद आगे सॉल्व करता हूं। तो हमारे पास एक इक्वेशन यहां है, तो मैं बाकी सबको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। चलिए, तो यहां पर हमने तीनों इक्वेशन को नोट कर लिया है। क्या करना है, हमें तीनों समीकरण को सॉल्व कर लेना है और वहां से IG की वैल्यू हमें चाहिए। तो एक काम करते हैं, समीकरण 1 और 2 से हम किसी भी टर्म को एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से किसी भी टर्म को एलिमिनेट कर देते हैं। तो हम यहां से क्या करते हैं, IG को एलिमिनेट कर देते हैं। जब आप यहां से IG को काट दोगे तो आपको I और I1 का एक संबंध मिल जाएगा, ठीक है, I और I1 का। और फिर इस तीसरे समीकरण में I1 की जगह हम I या फिर कुछ लिख देंगे, वहां से एक इक्वेशन बनेगा और फिर उस इक्वेशन को कहीं और हम सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या किया जाए, पहले हम समीकरण 1 और 2 से एलिमिनेट करते हैं। समीकरण 1 में अगर आप 2 से गुणा कर दो और 2 को जोड़ दो तो IG से IG कैंसिल हो जाएगा। तो हम यही लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके, देखो अब इसमें मैथ्स है टोटल, मैथ्स की प्रैक्टिस आप घर पर कर सकते हो ना। अब देखो, इसको सॉल्व करने के 1000 तरीके हो सकते हैं, जरूरी नहीं जैसे मैं कर रहा हूं वैसे आप करो, हो सकता है आपका अलग तरीका हो, तो आप अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 से जोड़ने पर, तो आओ देखते हैं क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। तो जब आप यहां सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12, अच्छा इसमें 2 से गुणा करना है, समीकरण 12 दूना 24 I माइनस 32 दूना 64 I1 और हो जाएगा -6 IG बराबर 0। और दूसरा समीकरण एज इट इज I माइनस 3 I1 प्लस 6 IG बराबर 0 जोड़ लो। जोड़ेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये 24 एक 25 I हो जाएगा, ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो -67 I1 बराबर 0, ठीक। फिर क्या करेंगे, यहां से हम अगर I की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, या फिर आप लिख सकते हो 25 I इज इक्वल टू 67 I1। यहां से I इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 67 I1 अपॉन 25। ये हमें एक रिलेशन मिल गया, हमें यहां से I का मान पता चल गया I1 के टर्म में, ठीक। हमें यहां पर I का मान I1 के टर्म में पता चल गया। अब क्या करना है, अब हम यहां से इस I का मान कहां रख दें, इस I का मान हम रख सकते हैं इक्वेशन 2 में। तो वहां से हमें I1 और IG के टर्म में इक्वेशन मिलेगा, और इसी I का मान इक्वेशन 3 में रख देंगे तो हमें यहां I1 और IG के टर्म में इक्वेशन मिलेगा। फिर दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो IG की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहां लिखेंगे I का मान, देखो ये करने के अपने अपने तरीके हैं, आपको अगर कोई और तरीका समझ में आ रहा हो तो आप उससे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। बस मेन क्या था, ये तीनों इक्वेशन बना लेना। 3 इक्वेशन बन गए, अब 3 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 3 वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी, हमें IG चाहिए। तो चलो करते हैं। I का मान समीकरण 1, चलो 1 नहीं 2 में रखेंगे क्योंकि 2 वाला थोड़ा सा इजी है। समीकरण 2 व 3 में रखने पर, तो जब आप 2 में रखोगे I का मान, तो I का मान क्या है 67 अपॉन 25, तो 67 अपॉन 25 I1 और यहां माइनस हो जाएगा 3 I1 और ये हो जाएगा प्लस 6 IG इक्वल टू 0। तो क्या होगा, 25 LCM हो जाएगा, यहां हो जाएगा 67 I1 माइनस 25 3 जा यानी 75 I1, ये हो जाएगा 150 IG अपॉन में हो जाएगा 25 और उधर हो जाएगा 0।
अब देखो 25 का एलसीएम लिया हमने, कुछ समझ में आ रहा है? ये 1 25 एलसीएम, तो यहाँ एक 25 में 25 3 75, 25 छक्का 150, ये सब आपको समझ में आ रहा होगा, सिंपल मैथ। फिर ये 25 यहां जाएगा, जीरो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 67i1 माइनस 70, सॉरी ये i1, हाँ दोनों i1 है, तो इसको सॉल्व कर लो। फिर आप यहां देखो 67 माइनस 75 माइनस हो जाएगा, कितना आएगा? माइनस में 8 आएगा, -8i1, और इधर हो जाएगा +150ig इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? 0। तो यहां से अगर आप इसको और सॉल्व करो तो क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। यहां से हो जाएगा -4i1 प्लस 75ig इक्वल टू 0। 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, 2 चौके और 75 दूना 150, इसको इक्वेशन नंबर ए बोल दिया। ऐसे ही हम जब समीकरण 3 में i का मान रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 13i की जगह हो जाएगा इंटू 67/25i1, और यहां आ जाएगा -13i1 प्लस IG इक्वल टू 2। तो यहां दोनों में 13 कॉमन है, 13 कॉमन हमने ले लिया, इन दोनों की बात हो रही है। यहां आएगा 67/25i1 माइनस यहां i1 हो जाएगा, अपॉन 1 समझ लो, प्लस IG इक्वल टू 2। क्या करो? 67/25, यहां इसको जब सॉल्व करेंगे 13, यहां एलसीएम आएगा 25, यहां हो जाएगा 67i1 माइनस 25i1, और प्लस में हो जाएगा IG इक्वल टू 2। ठीक, देखो ये बाकी मैं इरेज करने वाला हूं, वापस से जगह कम है। ठीक, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। देखो क्या आएगा, देखते हैं। तो यहां से क्या आया हमारे पास? 67 माइनस 25 माइनस करेंगे तो 7 माइनस 5 2, यानी 42 आ जाएगा। यहां से हो जाएगा 42i1 अपॉन 25, और ये हो जाएगा प्लस IG इक्वल टू 2। ठीक, बिल्कुल। इसके बाद यहां से क्या किया जा सकता है? यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखो, अगर इक्वेशन 1 ये आया इक्वल टू 2, इसके बाद ना हम इक्वेशन 2 से अगर i1 का मान यहां रख दे तो केवल IG बचेगा। हाँ, यही करते हैं। तो मैं इसको फिर से इरेज कर रहा हूं, ठीक है? आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ये इक्वेशन मैं इरेज कर रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है? पीछे जाकर आप नोट कर लीजिएगा। तो यहां से देखो, हम अगर सॉल्व करें तो इस -4i1 को उधर भेज के +4i1 लिख सकते हैं, और यहां से आ जाएगा 75ig। यहां से i1 क्या आ जाएगा? 75/4ig। ठीक, ये वैल्यू यहां रख दो। ध्यान से देखो, i1 का मान ये आया है तो ये मान उठा के यहां रखो, 13 गुणे 42/25, ये तो यहां पहले से था। i1 की जगह क्या हो जाएगा? 75/4ig, और यहां प्लस IG बराबर 2। यही है, इसको सॉल्व करना है अब हमें। तो 25 तिया 75, ये हो गया, ठीक है? 2 दूना 4, 21 दूना 42, ये इधर से 13 तिया 39 हो जाएगा। ध्यान से
ठीक है, 13 3 39, 39 गुणे 21 क्या हो जाएगा, तो इसको हम फटाफट गुणा कर लेते हैं। 13 3 39 गुणे 21 कितना हो जाएगा, 9 8 3 11 7 1 8, 819 हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा 819 बटे 2 और यहां हो जाएगा आई जी प्लस कुछ बचा तो नहीं नीचे, यहां फिर से हो जाएगा आई जी बराबर 2। तो यहां से क्या होगा, अगर आप इसको सॉल्व कर लो, 2 से हम काट दें इसको, तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, उसके बाद 0 लगाया, 2 9 18, 2 पंचे 10, आई जी प्लस आई जी इक्वल टू 2। ठीक, इस चीज को मैंने डिवाइड किया, ये हो जाएगा 409.5 आईजी प्लस आईजी। अब बताओ इसमें अगर एक आईजी और जोड़ दो, आप ध्यान से सुनो, कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो रहा है बट आप खुद से इसको ट्राई करना ना घर पे। अब ऐसा ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ गया तो क्या ही किया जा सकता है, टाइम तो लगेगा ही ना। तो देखो 409.5 आईजी में एक आईजी और जोड़ दोगे, ये हो जाएगा 410.5 आईजी बराबर में क्या आया 2, और यहां से आईजी बराबर क्या हो जाएगा 2 बटे 410.5 एम्पियर। यही है आपका आंसर। ठीक, यही है आपका आंसर। अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहो तो क्या करोगे, और सॉल्व करोगे, ये 4 बटे क्या हो जाएगा बताओ, 4 बटे ये हो जाएगा 821 है कि नहीं, हाँ 10.5 है। तो और आगे सॉल्व कर लेंगे तो उस हिसाब से वैल्यू आ जाएगी। ठीक, इसको नोट कर लें, यही आपका आंसर आया है। यानी धारा मापी में धारा कितनी चल रही है, 2 बटे 410.5 एम्पियर। तो नोट करें, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। तो आप यहां से कॉन्सेप्ट सीखिए, तो कैसे हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाया, कैसे हमने इक्वेशंस बनाए। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करना तो आपका काम है, प्रैक्टिस करें ऐसे क्वेश्चंस की। ठीक है, नोट करें इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में दर्शाए गए परिपथ में अस्थायी अवस्था में दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश तथा विभवांतर की गणना करो। ये प्रश्न आपका 2023 के सेट नंबर 5 में पूछा गया है। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है। जब भी आपको प्रतिरोध और संधारित्र का संयोजन दिखे तो 99.9% क्वेश्चंस में क्या होता है कि जिस भुजा में संधारित्र लगा होता है उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करते। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है कि संधारित्र पूर्ण आवेशित होने में माइक्रोसेकंड का भी समय नहीं लेता है। मतलब जैसे ही कनेक्शन किया क्या होगा, पूर्ण रूप से चार्ज हो जाएगा। और जब एक बार संधारित्र पूर्ण रूप से चार्ज हो जाएगा तो संधारित्र जिस तार में लगा हुआ उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो यहां पर भी वही होगा। देखो यहां लिखा भी है अस्थायी अवस्था। अस्थायी अवस्था मतलब संधारित्र पूर्ण रूप से चार्ज हो गया है। तो हम ये मान के चलेंगे जितना करंट बैटरी ने सप्लाई किया वो करंट यहां से यहां ट्रांसफर हो गया, इस भुजा में नहीं गया क्योंकि ये पूर्ण रूप से आवेशित हो चुका है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लो। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, तो ध्यान से देखो सभी प्रतिरोधों में समान धारा चल रही है, इसका मतलब सब श्रेणी क्रम में होंगे। तो 5 + 6 + 1 आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 5 + 6 + 1 = 12। यहां से परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात कर लो। परिपथ में प्रवाहित धारा, तो I बराबर क्या होता है V/R होता है। तो I बराबर V/R, V की जगह क्या हो जाएगा V कितना 12 दिया है, R इक्विवेलेंट हमने 12 निकाला तो 12 से 12 कैंसिल, 1 एम्पियर आया। अब पूछा क्या है, संधारित्रों पर संचित आवेश। तो संधारित्रों पर संचित आवेश क्या होता है, Q = C × V होता है। तो आप बताओ यहां पर
V क्या हमें पता है, V कैसे निकालना, देखो संधारित्र किन दो बिंदुओं के बीच में जुड़ा है, A और B, तो अगर हम A से B का विभवांतर ज्ञात कर ले, सेम विभवांतर संधारित्र पर भी होगा, और चूंकि दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में हैं, इसलिए इन पर संचित आवेश की मात्राएं समान होंगी। अब करना क्या है, हमें पहले हमें तुल्य धारिता निकाल लेना है और यहाँ विभवांतर निकाल लेना है और Q बराबर C इंटू V कर देना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखते हैं C1 और C2 इसको मान लेते हैं, ये हमारा C1 हुआ, ये हमारा C2 हुआ, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो आप यहां लिखेंगे C1 व C2 श्रेणी क्रम में है। इनका तुल्य 1/C इक्विवेलेंट मान लेते हैं, तो हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2, वैल्यू रख दो 1/2 प्लस 1/3, तो यहां से हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, यहां आएगा 3 प्लस यहां आएगा 2, 5/6, तो यहां से C इक्विवेलेंट क्या आएगा, C इक्विवेलेंट हो जाएगा 6/5 यानी कि 1.2 माइक्रोफैरड। इसके बाद अगर आप यहां से यहां A से B का विभवांतर निकालना चाहते हो तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करो। A से चल रहे हैं तो VA मान लेते हैं, फिर धारा की दिशा में चल रहे हैं तो -I इंटू कितना है 5, फिर से यहां चल रहे हैं तो -I इंटू 6, और कहां पहुंचे B पर तो इक्वल टू VB, यहां से हो जाएगा VA माइनस 5I माइनस 6I इक्वल टू VB, VB को इधर लाओ तो VA माइनस VB इक्वल टू, ये उधर जाके माइनस 6 यानी प्लस 11I, I की वैल्यू हमने सॉल्व की है, 1 आया है, यहां से हो जाएगा 11 गुणे 1 यानी 11 वोल्ट। तो आपने क्या किया, आपने विभवांतर भी ज्ञात कर लिया। अब आप यहां लिखेंगे C1 व C2 पर संचित आवेश की मात्रा क्या होगी, समान होगी, क्यों, क्योंकि ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं, ठीक, क्या होंगी, समान होंगे, क्यों, श्रेणी क्रम में है, तो Q1 बराबर Q2 C इंटू V हो जाएगा, ठीक, सॉल्व कर लेते हैं, तो C की वैल्यू हमारे पास आई है 1.2 इंटू 10⁻⁻6, वोल्टेज आया है 11, जरा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो आंसर हो जाएगा Q1 बराबर Q2, 11 दूना 22, 11 एकम 11 दो 13, 13.2 माइक्रो कूलाम, यही आपका आंसर है। माइक्रो आया इसलिए क्योंकि यहां 10 की घात -6 था, ठीक है। तो आवेश की मात्रा हमने ज्ञात कर ली है। अगर आप विभवांतर ज्ञात करना चाहते हैं C1 पर, तो हम यहां लिखेंगे C1 पर विभवांतर V1 बराबर, देखो V बराबर, देखो V बराबर क्या होता है, Q/C, तो यहां हो जाएगा Q1/C1, Q1 की वैल्यू क्या है 13.2 गुणे 10 की घात -6 बट्टे C1 कितना है 2 गुणे 10 की घात -6, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 2 छंग 12 और 2 छंग 12, 6.6 वोल्ट, ये आ गया पहले संधारित्र पर विभवांतर। फिर यहां मैं लिख रहा हूं C2 पर विभवांतर, ये कितना होगा V2 बराबर Q2 बटे C2, Q2 कितना है 13.2 गुणे 10 की घात -6 बटे C2 क्या है 3 गुणे 10 की घात -6, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 4.4 वोल्ट। तो हमने संचित आवेश की मात्रा भी ज्ञात कर ली और वोल्टेज भी ज्ञात कर लिया, ठीक, नोट कर लें इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक तार में धारा I प्रवाहित होने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग V है, यदि उसी धातु के दुगनी त्रिज्या के तार में धारा 2I हो तब इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग क्या होगा। यह प्रश्न 2023 के सेट नंबर 6 में पूछा हुआ है। तो देखो यहां पर धारा
और अपवाह वेग का रिलेशन आपको पता है। देखो अनुगमन वेग, अपवाह वेग का मतलब अनुगमन वेग होता है, तो धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है, तो आपको पता है, हम जानते हैं I बराबर क्या होता है, NEAVD होता है। क्यों, ये फॉर्मूला सब लोग पढ़े हो। यहां से VD इज इक्वल टू क्या होगा, VD इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा I अपॉन NEA, जहां A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मींस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, N क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, I है धारा। तो इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको पता चल रहा है कि धातु में कोई परिवर्तन नहीं, तार का जो पदार्थ है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, और जब उसमें कोई परिवर्तन नहीं है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, यानी प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका मतलब VD यहां पर केवल डिपेंड कर रहा है किस पर, I और A पर, इस तरह से। और आपको यह भी पता है कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो यहां से आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो, VD इज इक्वल टू I अपॉन आर स्क्वायर। भाई पाई पर भी डिपेंड नहीं करता है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, I बट्टे NE A की जगह पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि भैया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैसा दिखता है, वृत्ताकार, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो इस हिसाब से हम VD प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं I अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यहां से आप लिख सकते हो V1 अपॉन V2 इक्वल, ध्यान से देखो तो I क्या है, अनुक्रमानुपाती है, तो यहां हो जाएगा I1 बटे I2। यहां जो R है वो व्युत्क्रमानुपाती है, तो मीन्स 1 के सामने 2 आएगा, तो R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर। अब आप कॉन्सेप्ट समझो। मान लेते हैं शुरुआत में जो तार था उसकी त्रिज्या R थी ना, माना R1 बराबर R, तो R2 बराबर क्या होगा, बताओ भैया। अगले स्थिति में तार की त्रिज्या दुगनी हो गई, मीन्स 2R लेना पड़ेगा। I1 इसमें साफ साफ कह रहा है धारा I चल रही है, और I2 के बारे में कहा जा रहा है धारा 2I हो जा रही, देखो ठीक है ना। तो उस केस में V1 क्या है, V है, और V2 हमें फाइंड करना है। तो ये सभी वैल्यू यहां रख दो, V1 की जगह V लिखेंगे, V2 हमें ज्ञात करना है, I1 की जगह I, I2 की जगह 2I है, ध्यान से देखो I2 की जगह क्या है 2I, दुगनी धारा। R2 त्रिज्या को डबल करने की बात हो रही, 2R अपॉन R और इसका होल स्क्वायर, R से R कैंसिल हो जाएगा, V अपॉन V2 इज इक्वल टू, यहां हो जाएगा 1 अपॉन 2, और इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 1, कैंसिल करेंगे तो ऊपर आएगा 2 अपॉन 1, ये आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो यहां 2V2 इज इक्वल टू हो जाएगा V, और यहां से V2 इज इक्वल टू हो जाएगा V बाई 2। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, अनुगमन वेग जो है आधा हो जाएगा, मींस अपवाह वेग आधा हो जाएगा। नोट करना है इसको फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 के सेट नंबर 6 में आया हुआ है। क्या है क्वेश्चन, 10 ओम प्रतिरोध के तार को खींचकर इसकी लंबाई 3 गुनी की जाती है। अब इस तार को 3 बराबर हिस्सों में काटकर चित्रानुसार वैद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। ए व बी के बीच संयोजन का कुल प्रतिरोध ज्ञात करो। तो देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, जब किसी भी तार को खींचकर उसकी लंबाई को n गुना कर दिया जाता है तो प्राप्त नया प्रतिरोध होता है R स्क्वायर इंटू n, या फिर NR स्क्वायर, वेरी सॉरी, क्या होता है n स्क्वायर R होता है। तो फिर से एक बार सुन लो, अगर आपके पास मान लो कोई तार है जिसका प्रतिरोध R है, इसकी लंबाई हमने क्या की, इसकी लंबाई n गुना कर दी, कितना, n गुना करने पर नया प्रतिरोध R डैश इक्वल टू क्या होता है, n स्क्वायर R, ये फॉर्मूला होता है, इसको याद रखो। तो यहां आपके पास देखो नया प्रतिरोध R डैश क्या हो जाएगा, n यहां कितना है 3 गुना, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा,
गुणे पुराना प्रतिरोध कितना है 10, तो 3 त्रिक 9, 9 गुणे 10 हो जाएगा 90, यानी पूरे तार का जो नया प्रतिरोध है वो कितना हो जाएगा 90 ओम हो जाएगा। जो आपके पास एक तार 10 ओम का था उसको 3 गुना खींचने पर क्या हो जाएगा 90 ओम उसका प्रतिरोध हो जाएगा। और एक बार जब उसका प्रतिरोध 90 ओम हो जाएगा तो उसको हम 3 बराबर भागों में बांट रहे हैं। तो 90 को अगर आप 3 बराबर भागों में बांटोगे तो क्या हो जाएगा 30 30 30। तो इसका मतलब ये क्या है 30 ओम है, ये क्या है ये भी 30 ओम है, ये भी क्या है 30 ओम। इसको R1 बोल दो, इसको R2 बोल दो, इसको R3 बोल दो। तो ध्यान से देखने पर आपको पता चल रहा है कि R1 R2 श्रेणी में है, फिर उसके साथ R3 क्या है समांतर में। तो आप यहां लिख सकते हो R1 व R2 श्रेणी क्रम में है, तो इनका तुल्य R डैश इक्वल टू क्या होगा R1 प्लस R2 होगा, यानी 30 प्लस 30 60 ओम हो जाएगा। और ये R डैश व R3 कौन से क्रम में है समांतर क्रम में है। अगर ये समांतर क्रम में है तो इनका तुल्य मान लेते हैं, पूरे परिपथ का आएगा तो 1/r इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/r डैश प्लस 1/r3, वैल्यू रख दो तो 1/60 प्लस 1/30, तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 1/60 का 60 और 30 का एलसीएम क्या होगा 60 होगा, ये 1 आएगा यहाँ 2 आएगा तो यहाँ 3/60, इसको कैंसिल करेंगे तो 1/20 मीन्स पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध यानी ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध आएगा 20 ओम। यही आपका आंसर है। तो ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं था, बस आपको यहां कॉन्सेप्ट लगाना था कि अगर किसी तार की लंबाई को n गुना कर दिया जाता है खींचकर तो नया प्रतिरोध होता है n² इंटू आर। फिर हमने क्या किया उसको जब सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 90 ओम। फिर उसको क्या कह रहा है कि 3 बराबर भागों में बांटना है। तो आपको पता है प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। जब 3 बराबर भागों में बांटने को कहा जाएगा इसका मतलब 90 को 3 बराबर भागों में बांटना है। तो 90 को 3 बराबर भागों में बांटना है तो 30 30 30 आएगा। बस उसके बाद हमने यहां इसको सॉल्व कर लिया। ठीक, ये दोनों श्रेणी में है और इसका तुल्य इसके साथ समांतर में है। आंसर कितना आया 20 ओम। नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए परिपथ की सहायता से प्रतिरोधों R1, R2 तथा R3 में प्रवाहित धाराएं ज्ञात करो। सेलों के आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। यह प्रश्न 2023 के सेट नंबर 6 में पूछा गया है। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको यहां देखना कितने सेल हैं और सभी सेल से धारा निकालने का प्रयास करो। तो अगर सभी सेलों से धारा का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है तो आप उस हिसाब से करो, नहीं तो किसी एक सेल को बड़ा मान करके उससे करंट निकाल के बाकी करंट डिवाइड करके सॉल्व कर लो। तो यहां देखो हम क्या करेंगे, तो ये 10 वोल्ट है, मान लो ये करंट हमें I1 करंट ये भेज रहा है। ये हमारे पास एक सेल है जो I1 करंट भेज रहा है और इधर ये प्लस 30 वाला मान लेते हैं I2 करंट भेज रहा है। तो बताओ I2 करंट यहां आया, I1 करंट यहां आया, दोनों करंट यहां मिलकर इसमें जाएंगे। तो बताओ इसमें कुल कितना करंट जाएगा। I1 करंट ऐसे घूम के आया, I2 करंट इसमें आया, तो बाकी करंट यहां जा रहा है, दोनों करंट ऐड होके यहां जाएंगे। यहां हो जाएगा I1 प्लस I2 और वापस जब यहां पहुंचेगा तो I1 जो है इधर चला जाएगा, I2 जो है इधर चला जाएगा। तो ये धारा का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हम इसका नाम लिख देते हैं। तो ये मान लेते हैं A B C D E F। यहां हमारे पास दो वेरिएबल हैं I1 और I2। तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए कम से कम कितना समीकरण चाहिए, 2 समीकरण चाहिए। ठीक है कि नहीं। तो हमारे पास 2 लूप भी हैं। तो हम पहला लूप कौन सा चुनेंगे, लूप A B C D A में, लूप A B C D A में जब आप A से B जा रहे हो तो धारा के विपरीत चल रहे हो, धारा के विपरीत चलने पर प्लस होता है 10 इंटू I1। फिर आप जब यहां प्लस से माइनस गए तो माइनस हो जाएगा 10। फिर B से C में कोई अवयव नहीं है और जब आप C से D की तरफ जा रहे थे फिर भी धारा के विपरीत चल रहे हो। देखो धारा D से C जा रही है, आप C से D जा रहे हो, फिर भी प्लस का साइन आएगा और यहां आएगा 20 I1 प्लस I2। फिर जब आप D से गए कोई अवयव नहीं और कोई अवयव नहीं है, जहां से आप चले थे वहीं पहुंच गए, बराबर 0 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 10 I1
-10 प्लस इधर हो जाएगा 20i1 प्लस ये हो जाएगा 20i2 बराबर 0। यहां से i1 और i1 दोनों जुड़ जाएंगे तो 20 10 30 i1 और ये प्लस 20 i2 और 10 को उधर भेज दो 10, दोनों तरफ 10 कॉमन ले लो तो यहां हो जाएगा 3i1 प्लस 2i2 इक्वल टू 1, इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से लूप हम कौन सा चुन सकते हैं, लूप इस बार हम चुन लेते हैं, कौन सा चुना जाए बताओ, DCFED, DCFE और D में। तो जब आप D से C जा रहे थे तो धारा की दिशा में चल रहे हो, धारक दिशा में माइनस होता है और यहां हो जाएगा 20i1 प्लस i2। फिर C से F कोई अवयव नहीं, F से जब आप E की तरफ चल रहे हो तब भी धारा की दिशा में हो, माइनस हो जाएगा कितना 10 into i2 और आप इधर चलते समय माइनस से प्लस जा रहे हो, बैटरी के माइनस से प्लस जा रहे हो तो ये प्लस 30 हो जाएगा। और फिर से E से D गए, कोई अवयव नहीं, कुछ नहीं होगा और जहां से चले थे वहां पहुंच गए बराबर 0। क्या ये बोर्ड में दिख रहा है आपको? हाँ, इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -20i1, ये माइनस प्लस -20i2, यहां से -10i2, यहां से +30 इक्वल टू 0। इसको और आगे यहां सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखो, ये -20i1, इधर ये i2 और i2 माइनस माइनस जुड़ेगा तो ये हो जाएगा -30i2 और ये +30 अगर उधर भेजोगे तो -30 हो जाएगा। अगर आप दोनों तरफ कॉमन ले लो 10 तो यहां से हो जाएगा -2i1 -3i2 इक्वल टू -3, माइनस कॉमन लेकर कैंसिल कर दोगे तो हो जाएगा 2i1 प्लस 3i2 इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास दो इक्वेशन आ चुके हैं, दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो मान लेते हैं समीकरण 1 में किससे गुणा कर देते हैं, समीकरण 1 में 2 से गुणा करते हैं, समीकरण 2 में 3 से गुणा करते हैं और घटा देते हैं। तो जब आप 2 से गुणा करेंगे 2 3 6 i1 प्लस 2 दूना 4 i2 प्लस 2 1 कम 2, इसमें 3 से करेंगे 3 दूना 6 i1, 3 3 9 i2, 3 3 9। घटाने की बात हो रही थी, यहां माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये पूरा कैंसिल, प्लस माइनस माइनस होता है, 9 में से 4 गया -5i2 हो जाएगा, इधर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 9 में से 2 गया -7 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, i2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/5। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 1.4 यानी i2 का मान आपके पास आ गया है 1.4 एम्पियर। ठीक है, इस i2 का मान आप किसी भी समीकरण में रख दो, तो समीकरण 1 से कहां है समीकरण 1, ये रहा 3i1 प्लस 2i2 यानी i2 की वैल्यू 1.4 है, 1.4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.8 इक्वल टू उधर है 1, उधर क्या है 1 है। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 3i1 इक्वल टू 1 माइनस 2.8। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 2.8 कितना होगा, सोचो। हाँ, तो ये हो जाएगा माइनस में 1.8 और यहां से i1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -0.6 एम्पियर। ये आ गया i1 की वैल्यू। ठीक, आ गया i1 i2 का मान आ चुका है, अब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कैलकुलेशन समझ में आ गया। बोलो, समीकरण 1 में 2 से गुणा किया, 2 में 3 से और दोनों को घटा दिया, घटाने पर i2 का मान आ गया, फिर i2 का मान समीकरण 1 में रख दिया, हमें आंसर मिल गया -0.6। माइनस हमें क्या बताता है, माइनस हमें ये बताता है कि i1 की दिशा हमने जो अज्यूम की है वो रॉन्ग अज्यूम की है। इसका मतलब वो करंट B से A नहीं जा रहा होगा, A से B जा रहा होगा।
ठीक, अब हम क्या करते हैं, हम यहां से लिख सकते हैं R1 में कितना चल रहा है, R1 में धारा देखो, पहला प्रतिरोध R1 में धारा कितनी है, I2 का मान क्या आया है 1.4 एम्पियर, ये आपका हो गया। फिर R2 में धारा देख लेते हैं, तो R2 में धारा कितनी है देखो, I1 प्लस I2, यानी 1.4 और प्लस कितना हो जाएगा माइनस 0.6, भाई प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, घटाएंगे तो हो जाएगा 0.8 एम्पियर, ये आ गया आपका R2 में। और R3 में कितना है, R3 में धारा, अब ये माइनस में है तो हम लिख देते हैं माइनस 0.6, लेकिन इसकी दिशा हमने क्या अज्यूम की है, जब B से A अज्यूम की है, तो इसको हम एक बार प्लस लिख देते हैं और यहां लिख देते हैं कि दिशा क्या होगी A से B, A से B, ठीक, तो ये होगा, तो ठीक है, नोट कर लें, यही आपका आंसर है, ठीक है। चलिए, तो आज का ये लास्ट प्रश्न है, ये प्रश्न आपके 2023 के सेट नंबर 7 में पूछा जा चुका है और बिल्कुल सर्किट वाला प्रश्न। मैंने आपसे कहा था कि जब भी आपको सर्किट में दो सेल मिले तो पहले आपका फर्स्ट स्टेप क्या है, दोनों सेल से करंट निकालो, और अगर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए ठीक है, नहीं तो फिर उनमें से किसी एक सेल को मेन सेल मान के उससे सिर्फ एक करंट निकालो, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करो। तो यहां हम एक बार चेक कर लेते हैं, यहां से करंट आएगा, फिर यहां से, हाँ मिल जाएगा, देखो ये करंट मान लो हमने I1 मान लिया, और यहां से निकलने वाले करंट को हमने I2 मान लिया। यहां कौन सा करंट चल रहा है I2, यहां कौन सा करंट चल रहा है I1, दोनों यहां मिलेंगे और यहां कौन सा करंट जाएगा I1 प्लस I2, तो यहां करंट का डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से हो गया है। नेक्स्ट स्टेप हमें नाम लिख देना है A B C D। तो अब आप लूप बनाओ, यहां दो हमारे पास वेरिएबल है तो दो समीकरण चाहिए, और दो समीकरण हमको मिल सकते हैं क्योंकि हमारे पास दो लूप है। इसके बाद हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां लिखेंगे लूप A B C A में, तो बताओ क्या करेंगे, याद है सबसे पहले हम A से B चलेंगे, A से B चलते समय हमने देखा ये बैटरी का माइनस है, ये बैटरी का प्लस है, तो माइनस से प्लस जाने पर प्लस लेंगे, कितना प्लस 1। फिर जब आप B से C चल रहे हैं तो B से C चलते समय आप धारा की दिशा में है तो माइनस हो जाएगा कितना 1 इंटू I1, सही है। फिर आप जब C से A जा रहे हैं तब भी आप धारक दिशा में, तो माइनस का साइन 1 इंटू क्या हो जाएगा I1 प्लस I2, और जहां से चले वहीं पहुंचे बराबर 0। और आगे सॉल्व करते हैं तो ये 1 हो जाएगा, ये माइनस में I1 हो जाएगा, ये माइनस I1, ये माइनस I2 इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, तो ये 1 और ये माइनस I1 मिलके माइनस 2I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। अगर इन दोनों को हम 0 के साइड ले जाएंगे, दोनों माइनस के प्लस हो जाएंगे, यानी 1 इक्वल आपके पास क्या हो जाएगा 2I1 प्लस I। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर अगले स्टेप में हम दूसरा लूप चुनने वाले हैं, लूप ACDA में। अब इस बार हमें A से C जाना है, करंट के विपरीत हुए तो प्लस होगा, तो 1 इंटू I1 प्लस I2। फिर जब आप C से D जा रहे हो, फिर भी करंट से उल्टे दिशा में चल रहे हो तो प्लस होगा 1 इंटू I2। उसके बाद फिर जब आप D से A जा रहे हो तो प्लस से माइनस जा रहे हो, माइनस 1 इक्वल टू 0। प्लस से माइनस जाने पर बैटरी के लिए माइनस लिखते हैं, तो यहां से हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I2 इज इक्वल टू 1, माइनस 1 को उधर भेज दिया, यहां से हो जाएगा I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। क्या करो, समीकरण 2 में 2 से गुणा करके घटा दो ना, समीकरण 2 में 2 से गुणा करके घटाने पर, किससे घटाने पर, 1 में से। तो पहले पहला समीकरण लिख लेते हैं 2I1
प्लस I2 इक्वल टू 1, और इसमें जब आप 2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2I1 प्लस 2 2 जा 4I2 और इक्वल टू 2 1 जा 2, माइनस करना है तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल हो गया, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस 3I2 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, I2 इक्वल टू 1/3 एम्पियर, I2 आ गया है। अब समीकरण 1 में मान रख दो, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से आप क्या लिख सकते हो, 1 कहां है, ये रहा, यानी 2I1 प्लस I2 की जगह 1/3 इक्वल टू 1 उधर जाएगा ये, तो 2I1 इक्वल टू 1 माइनस 1/3, तो 3 में 3 एक कम 3, 3 में से एक गया 2, यानी 2/3 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, I1 बराबर क्या हो जाएगा, फिर से 1/3। ठीक है, तो I1 I2 का मान आ चुका है, यानी आप बोल सकते हो कि इसमें कौन सी धारा चल रही है 1 ओम में, अगर हम इसको R1 बोल दें तो R1 हो गया ये, और ये हो गया R2, और इसको मान लेते हैं R3। तो R1 में कितनी धारा है, R1 में धारा है 1/3 एम्पियर, R2 में धारा कितनी है, 1/3 एम्पियर है ना, इसमें भी, और R3 में दोनों जुड़ रहे हैं, R3 में धारा ऐड होके 2/3 एम्पियर। कैसे आया 2/3, सबको पता चला, I1 प्लस I2 करना है, मीन्स 1/3 प्लस 1/3 करोगे 2/3, तो यही आंसर है। तो ठीक है, आज के लिए इतना इनफ है। हमने इस वीडियो में 2023 के सभी क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व किया है और अच्छे से समझाया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सॉल्व कराएंगे 2022 के आए हुए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। ठीक है, पढ़ाई करते रहें एग्जाम के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट।